हम कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र विषय का पी ब्लॉक के तत्व ले रहे हैं जो अपने अगस्त महीने के सिलेबस में है। ये 5वीं इकाई के अंतर्गत है जिसमें टोटल 8 नंबर के प्रश्न आना है। इस 8 नंबर के क्वेश्चन में से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 5 नंबर का एक देवोत्तरी प्रश्न। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे समूह 16 के तत्वों के बारे में। इन समूह 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी प्राप्ति कैसे हो रही है, उनकी भौतिक अवस्था के बारे में, आकार, आयनन, त्रिज्या यानी सभी भौतिक गुण, रासायनिक गुण। इसके बाद इस समूह का एक यौगिक पढ़ेंगे, डाई ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है, और ऑक्साइड। ये हमारे आज के विषय वस्तु है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रुप 16। इस समूह 16 के अंतर्गत रखे गए तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। चूंकि समूह का पहला सदस्य ऑक्सीजन है, इसलिए समूह 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं किसी भी समूह का पहला तत्व जो रहता है, हम उस समूह को उस नाम से या उसके परिवार के नाम से जानते हैं। तो चूंकि इस समूह का ऑक्सीजन पहला तत्व है, इसलिए हम इसे ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। इस समूह के अंतर्गत पहला तत्व जो है उसका नाम है ऑक्सीजन, फिर सेकंड सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। यदि हम इन तत्वों को देखें तो इसमें पहले जो 2 तत्व हैं ऑक्सीजन और सल्फर, अधिकांश एलिमेंट्स जो हैं ऑक्सीजन और सल्फर से क्रिया करके ऑक्साइड या सल्फाइड अयस्कों का निर्माण करते हैं। तो अयस्क निर्माण करने वाले तत्वों के नाम से भी इसे जाना जाता है। अयस्क निर्माण करने वाले तत्व या हम इसे कहते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। ये जो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है चैल्कोजेन। यानी चैल्कोजेन का अर्थ क्या है? अयस्क निर्माण या ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। तो ये गुण प्रथम 2 तत्वों में बहुत अधिक पाया जाता है। अब हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2 2s2 2p4। इसके बाद हम अगले तत्व में जाएं, सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फिर इसके बाद सल्फर के बाद अगला तत्व जो आता है सेलेनियम, परमाणु क्रमांक 34 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4। आगे टेल्यूरियम और पोलोनियम में यदि अपन जाते हैं, टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक होता है 52 और पोलोनियम का 84। और इनमें भी यदि देखें तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाते हुए यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है 5s2 5p4 में, और पोलोनियम के केस में यह अंतिम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6s2 6p4। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम इन सभी तत्वों को देखें तो इनमें जो बाह्यतम कक्षा है उसके s और p में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। बाह्यतम कक्षा को हम मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा दर्शाते हैं। n के लिए s में 2 इलेक्ट्रॉन गए और p में 4। इसका मतलब यदि इन तत्वों का हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns2 np4। बाह्यतम कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, इसलिए मैडलिफ ने इसे अपनी आवर्त सारणी में 6वें समूह में या आधुनिक आवर्त सारणी में इसे 16वें समूह के अंतर्गत रखा गया है। इन तत्वों का यदि हम प्राप्ति देखें तो 2 तत्व ऑक्सीजन और सल्फर, ये केवल ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा से सभी तत्व यानी सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम ये
संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यदि हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन आप जानते हैं प्रकृति में वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जा रही है, यानी हमारे वायुमंडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा कवर किया जा रहा है। इसके बाद यदि हम देखें तो भूपर्पट्टी में 46.6% ऑक्सीजन पाई जाती है। यदि महासागरों की बात करो तो 89% ऑक्सीजन मौजूद है, और यदि हम जीव जंतु की बात करते हैं, एनिमल बीइंग की बात करते हैं, तो उसमें भी 50 से 70% ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा यदि हम सल्फर की बात करें तो सल्फर मुक्त अवस्था में मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो तत्व हैं वो सल्फर के यौगिक बनाते हैं, यानी वो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, तो हम उन पोर्स से सल्फर को प्राप्त कर सकते हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम दुर्लभ मृदा तत्व है, यानी रेयर अर्थ एलिमेंट, बहुत कम मात्रा में प्रकृति में मिलने वाले। और पोलोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव का अर्थ है कि वो विघटन की क्रिया करता रहता है और एक से दूसरे में परिवर्तन शुरू रहता है। तो यदि हम प्राप्ति देखें तो मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले तत्व हैं वो ऑक्सीजन और सल्फर है, जो मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। फिर हम इस समूह के अंतर्गत इन तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भौतिक गुण में सबसे पहला भौतिक गुण है तत्वों की भौतिक अवस्था। आप जानते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन को छोड़ करके से सभी तत्व यानी सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब समूह 16 के तत्वों में केवल ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में मिलती है, शेष सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हम इनके भौतिक अवस्था के साथ ही यहाँ पर उनके देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व। हम जानते हैं यदि इन तत्वों को देखें तो परमाणु क्रमांक के अनुसार ही उनके परमाणु भार में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः वृद्धि हो रही है। तो परमाणु भार में वृद्धि होने के कारण ये तत्व परस्पर एक दूसरे से प्रबल आकर्षण के कारण जुड़ते हैं, और उसी कारण हम देखें कि वो गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इसका मतलब इन तत्वों का गलनांक, क्वथनांक और घनत्व का मान ऊपर से नीचे जाने पर समूह में यदि हम डाउन की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो इनके गलनांक, क्वथनांक और घनत्व में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। इनका मान क्रमशः बढ़ते जाता है। फिर हम देखें अगला, इन तत्वों का परमाणुवीय आकार या समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या या उनकी आयनिक त्रिज्या, ये सभी एक ही प्रकार से संबंधित है। आप जानते हैं कि समूह में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तत्वों के कक्षाओं की संख्या में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगी, नाभिक के द्वारा उन कक्षाओं पर लगने वाला आकर्षण बल, जिसे हम नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं, उसके मान में कमी होती जाती है। नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम हो रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्रमशः वृद्धि होती जाएगी। यहाँ पर इस वृद्धि के दो कारण हैं। एक तो उन तत्वों का नाभिकीय आकर्षण बल जो कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण क्रमशः घटते जा रहा है, और दूसरा उन तत्वों में पाया जाने वाला परिरक्षण प्रभाव। ये दोनों आपको इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि किसी भी यदि अपन इसके बाद आकार के बाद आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सभी गुण पढ़ेंगे तो वहां पर ये दो फैक्टर जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। नाभिकीय आकर्षण बल प्रोटॉन के द्वारा या नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल निर्भर करता है प्रोटॉनों की संख्या और कक्षा की संख्या पर। जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है उसी अनुपात में कक्षा की संख्या में भी होने वाली वृद्धि तीव्रता से हो रही है। तो कक्षा की संख्या की दूरी या बाह्यतम कक्षा की दूरी बढ़ने के कारण उन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल क्रमशः कम होते जाता है।
इसलिए ऊपर से नीचे जाएं तो क्रमशः ऑक्सीजन से पोलोनियम तक परमाणु के आकार में, उसके आयनिक त्रिज्या में और परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार से दूसरा जो फैक्टर इसको प्रभावित कर रहा है वो है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या है तो मैं उसको बताना चाहूंगी। आप मान लीजिए ये परमाणु है और ये उसका है नाभिक। नाभिक में पाया जाने वाला कण प्रोटॉन। ये प्रोटॉन क्या कर रहा है तो कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है, यानी उन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि जब इस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन आकर्षित कर रहा है, उसी समय बीच की कक्षाओं में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उन पर चूंकि समान आवेश है तो कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। इसका मतलब प्रोटॉन के द्वारा या नाभिक के द्वारा इस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है उससे मध्य की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगा करके रक्षा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसे कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। परि यानी बाहर के इलेक्ट्रॉनों की रक्षा करना। तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है परिरक्षण प्रभाव के मान में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। इसलिए यदि आप देखें तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार या त्रिज्या के मान में क्रमशः वृद्धि होती जाएगी। इन भौतिक गुणों के बाद हम अगला देखते हैं, इसमें पाई जाने वाली आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है? एक गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। बाह्यतम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा। हम जानते हैं यदि समूह 16 को देखें तो इन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक सामान्य सा नियम है कि कोई भी परमाणु स्थायी कब होता है? जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब यह तत्व 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या कर सकता है? तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे या कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, प्राप्त कर ले। तो कौन सा सरल है? 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। इसलिए यदि हम देखें तो इन तत्वों में से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है, यानी समूह 16 के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक उच्च होता है। फिर यदि ग्रुप में हम देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्रमशः बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल के मान में कमी हो रही है, तो आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः कम होते जाएगा, क्योंकि हम उसे सरलता से निकाल सकते हैं। आयनन ऊर्जा के साथ ही अगला इसका गुण है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का अर्थ इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता। चूंकि इन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। ये बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये सभी तत्व पहले से लेकर के 15वें समूह की तुलना में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता का गुण रखते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ते जा रहे हैं। आकार बढ़ रहा है इसलिए आकर्षण बल, नाभिक के आकर्षण बल का मान कम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल घटेगा। अतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता में भी कमी आती जाती, यानी सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व बोले तो ऑक्सीजन होगा और सबसे कम ऋण विद्युतीय तत्व की बात करें तो वह पोलोनियम होगा, क्योंकि पोलोनियम का आकार ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होता है। फिर अगला जो कारक है वो है, ये अगला गुण है संयोजकता। हम जानते हैं कि इस समूह के सभी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2Np4, यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इसका अर्थ तत्व स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए यदि हम इन सभी तत्वों की
सामान्य संयोजकता की बात करें तो इन तत्वों की सामान्य संयोजकता 2 होगी। लेकिन समूह में यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि संयोजकता के मान में क्रमशः वृद्धि हो रही है। टेल्यूरियम, पोलोनियम और सेलेनियम इन तत्वों में +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता का मान 4 और 6 भी पाया जा रहा है। जब हम ऑक्सीकरण अवस्था को इसके बाद क्लियर करेंगे तो उस समय ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण इसे और अच्छे से देखेंगे। तो संयोजकता क्या है, तो बाह्यतम कक्षा में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये सभी तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, तो सामान्य संयोजकता का मान हुआ 2। इसके बाद संयोजकता के साथ ही एक दूसरा टर्म आता है ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर क्या है? यदि कोई तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो भी उसकी संयोजकता 2 कहलाएगी, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तब भी उसकी संयोजकता 2 ही कहलाएगी। लेकिन हमें पता कैसे चले कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है या दान किया जा रहा है? तो वो पता चलता है ऑक्सीकरण अवस्था से। क्यों? क्योंकि यदि अपन संयोजकता को आवेश के साथ लिखें तो वही कहलाने लगती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर भी हम यदि देखें तो सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो सामान्य रूप से पाई जानी चाहिए तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। लेकिन जैसे जैसे समूह में नीचे जाते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव और डी ऑर्बिटल की उपस्थिति, इन दोनों के कारण ऑक्सीकरण अवस्था का मान परिवर्तित होते जाता है। इसे हम ऑर्बिटल के द्वारा समझ सकते हैं, इन तत्वों में पाए जाने वाले ऑर्बिटल के आधार पर। मान लीजिए हम सल्फर का उदाहरण ले रहे हैं या कोई भी एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट में किसको छोड़ करके? तो ऑक्सीजन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन के केस में केवल 2 कक्षा मौजूद है, और यदि 2 कक्षा मौजूद रहती है तो वहां पर डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाएंगे। तो हम एलिमेंट ले रहे हैं ऑक्सीजन को छोड़ करके। अन्य सभी में पाया जाता है NH2, NP4 और इसके बाद होगा ND जो पूर्णतः खाली रहता है। यदि हम सामान्य अवस्था की बात करें तो इन सभी में NS में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, NP में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी, और जो ND है वह पूर्ण रूप से खाली है। NP में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हुई -2। नीचे वाले यदि तत्वों में देखें तो उनका आकार बढ़ने के कारण उनमें धात्विक गुण होता है। धात्विक गुण के कारण यह इन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को दान भी कर सकता है, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था हुई +2। जब हम प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करें तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में P का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है D में। ऐसी स्थिति में इस परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 4। यह 4 इलेक्ट्रॉन रखने के कारण इसके द्वारा जो नेक्स्ट ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है वो होती है +4, और ये उन तत्वों में पाया जाएगा जिसकी विद्युतता का मान कम है, यानी समूह के निचले तत्वों में। इसके बाद एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि अभी बाह्यतम कक्षा में एक ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था। इस द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के D में चला जाता है। अब यदि हम देखें तो परमाणु के पास टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6, और यह +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाएगा। इन तत्वों में यदि देखें तो
+4 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी पाई जाती है। इसका कारण नीचे के तत्व जिसमें मुख्य रूप से सेलेनियम और टेल्यूरियम आते हैं, उनमें अक्रिय युग्म प्रभाव का पाया जाना है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? तो NS में पाए जाने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो d ऑर्बिटल के कम परिरक्षण प्रभाव के कारण उन इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को नाभिक अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करता है, जिससे वह रासायनिक रूप से अक्रियता प्रदर्शित करते हैं। तो ये अक्रिय युग्म प्रभाव सेलेनियम और टेल्यूरियम में बहुतायत में या बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह S के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रासायनिक रूप से क्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। इसलिए सेलेनियम और टेल्यूरियम में मुख्य रूप से +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी रूप से पाई जाती है। समूह 16 के तत्वों के अभी तक हमने देखा भौतिक गुणों के बारे में। अब हम उसके देखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण है ऑक्सीजन से क्रिया। 16 के सभी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके डाई और ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और यदि हम इन तत्वों की प्रकृति इन यौगिकों की प्रकृति देखें तो ये सभी डाई और ट्राई ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी एसिडिक इन नेचर। दूसरा, इन ऑक्साइडों में एक और गुण पाया जाता है, वो होता है उसकी अपचायक प्रकृति, यानी सभी प्रबल अपचायक प्रकृति को शो करते हैं। तो समूह 16 के सभी तत्व सल्फर से लेकर के टेल्यूरियम तक ऑक्सीजन से क्रिया करके डाई और ट्राई ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा रासायनिक गुण है कार्बन से क्रिया। कार्बन से क्रिया करके सभी डाई ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। हम देखिए कार्बन से क्रिया करके ऑक्सीजन यदि कम मात्रा में क्रिया करती है तो मोनोऑक्साइड बना रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम डाई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। हैलोजन से क्रिया की बात करें तो हैलोजन से क्रिया करके सभी तत्व डाई, टेट्रा और हेक्सा हैलाइड्स का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने देखा ऑक्सीकरण अवस्था समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः +2 से +6 तक या -2 होने के कारण, तो हैलोजन तो इनकी तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय है, इसलिए ये इनके सापेक्ष जब यौगिक का निर्माण करता है तो +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके बाद परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस समूह के हाइड्रोजन से क्रिया या हाइड्रोजन से क्रिया करके वह जिन हाइड्राइडों का निर्माण कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हमारे 5 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है और ये जो 5 नंबर का प्रश्न है उसमें हाइड्राइड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तत्व ऑक्सीजन समूह के तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं वो हाइड्राइड बना रहे हैं और हमसे क्वेश्चन करता है कि ये जो हाइड्राइड बनाए गए हैं उनकी विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में व्याख्या कीजिए। कम से कम 5 गुण आपको मालूम होने चाहिए। तो ये सभी तत्व हाइड्रोजन से किस प्रकार क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं हम देखें। यदि ऑक्सीजन की बात करें H2O, सल्फर H2S, सेलेनियम H2Se, टेल्यूरियम H2Te और पोलोनियम H2PO। अब इसका नाम कैसे बोलेंगे तो हम जानते हैं ऋणात्मक हिस्सा हमेशा बाद में बोला जाता है। H2 है यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ी ऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो जाएगा हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेल्यूराइड और ये है हाइड्रोजन पोलोनाइड। तो इस प्रकार पहला तो हम उसके बारे में लिखें तो वह हो जाएगा उस यौगिक के सूत्र और नाम। ऑक्सीजन परिवार के सभी तत्व हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को जोड़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इन स्थिति में या हाइड्राइड जब बना रहे हैं तो इनके द्वारा -2 ऑक्सीकरण अवस्था शो की जा रही है। उसके आधार पर वो 2-2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ रहे हैं। इसके बाद हम इन यौगिकों के
यानी हाइड्राइडों की भौतिक अवस्था देखें। जल आप जानते हैं द्रव अवस्था में पाया जाता है। सल H2S गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और इसके अलावा बाकी सब धुरीय तत्वों को देखें तो जब नीचे जाते जाएं तो हाइड्राइड्स ठोस होते जाते हैं। तो ये हुई इनकी भौतिक अवस्था। उष्मीय स्थायित्व यानी यदि इन तत्वों को ताप दिया जाए तो हम कैसे इनके बीच के बंधों को तोड़ सकते हैं। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो जब वह हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा तो वो बंध भी बहुत प्रबल होगा। और जैसे जैसे समूह में नीचे जाते हैं आपने देखा कि परमाणु का आकार बढ़ते जा रहा है। जब परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा तो आप एक सामान्य सी बात कीजिए, एक बड़ा आकार का परमाणु है और वो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो दूरी क्या है, सेंटर से सेंटर तक की यदि दूरी, तो उसका मान क्रमशः बढ़ते जाएगा। जब आकार बढ़ते जाएगा तो बंध की दूरी भी बढ़ेगी, और बंध की दूरी बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा का मान कम होगा। इसका मतलब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इन यौगिकों को तोड़ना सरल हो जाता है या उसमें स्थायित्व का मान क्रमशः घटते जाता है। अम्लीय प्रकृति की बात करें तो अम्लीय प्रकृति, अम्ल किसे कहते हैं, वे तत्व जो सरलता से H+ आयन देते हैं उन तत्वों को कहा जाता है, उन यौगिकों को कहा जाता है अम्लीय। तो यहाँ पर यदि हम इन यौगिकों की प्रकृति की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि आकार बढ़ते जा रहा है, हाइड्रोजन का निकालना बंध ऊर्जा में कमी के कारण सरलता से होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे कम H2O, वास्तव में तो H2O कैसी प्रकृति का है, उदासीन। H2O के बाद यदि हम देखें H2S, इसकी अम्लीयता कुछ अधिक, H2SE की और अधिक, H2TE की और अधिक, और सबसे अधिक होती है H2PO की। और इसका कारण उसके परमाणु आकार में होने वाली वृद्धि है, जिससे हम H+ आयन को सरलता से निकाल सकते हैं या वह सरलता से H+ आयन दे सकता है। इसी अम्लीय प्रकृति के साथ दूसरा जो फैक्टर है वो है अपचायक गुण। अपचायक किसको बोलते हैं, जो दूसरे पदार्थ का अपचयन कर दे। और अपचयन कब होता है, जब दूसरे परमाणु से या दूसरे पदार्थ से H यानी हाइड्रोजन जाकर के जुड़े। तो यदि यौगिक के द्वारा हाइड्रोजन का देना सरल होगा तो इसका मतलब उसकी अपचयन क्षमता भी अधिक होगी। हम देखें समूह में नीचे जाने पर हाइड्रोजन को देने की क्षमता में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है, तो उसी क्रम में अपचायक गुण भी बढ़ता जाएगा। यानी समूह में यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपचायक गुण के मान में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। अब बचा सहसंयोजी गुण। तो सहसंयोजी गुण तो ऋण विद्युतता में अंतर के कारण होता है। जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं उसमें ऋण विद्युतता के मान में कमी होती जा रही है। इसका मतलब इन यौगिकों के आयनिक लक्षण में क्रमशः कमी आती जाएगी। H2O सबसे अधिक आयनिक लक्षण दर्शाएगा और H2PO में सबसे कम आयनिक लक्षण होगा। तो यदि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इन गुणों को लिखने के साथ ही क्या करें, ये जो स्थायित्व या प्रकृति का क्रम है उसको लिख सकते हैं। उसमें स्थायित्व अभी बताया सबसे अधिक किसमें होता है, H2O, फिर H2S, H2SE, H2TE और H2PO। और इसका कारण हमने देखा कि परमाणु का आकार बढ़ने के कारण बंध ऊर्जा का मान कम होते जा रहा है, इसलिए उसे हम सरलता से तोड़ सकते हैं। अम्लीय प्रकृति देखें तो हमने देखा H2O उदासीन था, इसका मतलब इसकी अम्लीयता सबसे कम, H2S उससे ज्यादा, H2SE और अधिक, H2TE और अधिक, और सबसे ज्यादा होगी H2PO की। और इसका कारण भी हमने देखा कि परमाणु आकार बढ़ने के कारण H+ आयन को देना या H और PO के बीच जो बंध है उसको तोड़ना सरल है, तो H सरलता से मिल सकता है। यदि आयनिक लक्षण की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक लक्षण का मान में क्रमशः कमी होते जा रही है। और अपचायक गुण अम्लीय प्रकृति के समान ही होगा, यानी सबसे कम अपचायक H2O होगा और सबसे अधिक अपचायक गुण H2PO के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा समूह 16 में जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम तत्व पाए गए
उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। फिर इस चैप्टर में हमें जो अगला पॉइंट पढ़ना है वो है डाई ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन समूह के पहले तत्व के बारे में, उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो डाई ऑक्सीजन और ओजोन, इन दोनों ही यौगिकों को लेना है। तो अगला जो यौगिक है वो है डाई ऑक्सीजन। आपको लग रहा होगा डाई यानी क्या, दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो वास्तव में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हैं, यानी ऑक्सीजन जो गैस है उसे ही कहा जाता है डाई ऑक्सीजन। हम पढ़ेंगे इसे बनाने की विधि। डाई ऑक्सीजन O2 गैस, जिसका उपयोग हम श्वसन के लिए करते हैं, हमारे प्रयोगशाला के लिए भी बहुत उपयोगी, क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में आती है। इसे प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है? तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए हमने टेस्ट ट्यूब लिया है या परख नली लिया है, और इस परख नली में लिया जाता है पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड KClO3 और मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेकिन आप याद रखिए यहाँ पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वह क्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन देने का कार्य केवल KClO3 के द्वारा होता है। ये MnO2 की उपस्थिति में ऊष्मा के प्रभाव से अपघटित होकर के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए हमने टेस्ट ट्यूब में KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड इन दोनों को लिया है। इन दोनों के मिश्रण को लेने के बाद हमने इस टेस्ट ट्यूब का संबंध एक गैस जार से किया है। गैस जार कैसा रखा है? तो गैस जार उल्टा, क्योंकि हमको मालूम है ऑक्सीजन गैस है, हल्की होती है, इसलिए ऊपर जाएगी। यदि हमारा गैस जार सीधा रखा रहेगा तो ऐसी स्थिति में वह वायुमंडल में मिल जाएगी। अतः हमने गैस जार को अधोमुखी रखा है। अधोमुखी, अध यानी नीचे की ओर जिसका मुख हो, तो उसे हमने कहा अधोमुखी। हमने एक अधोमुखी गैस जार से इस निकास नली का संपर्क कर दिया है। साथ में गैस उत्पन्न हो रही है ये पता करने के लिए इस गैस जार में हमने पानी भर दिया है। जब क्रिया के लिए KClO3 और MnO2 लेने के बाद हम इसे स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड ताप के प्रभाव से अपघटित होकर के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। पोटेशियम क्लोराइड इस परख नली में ही शेष रह जाएगा। ऑक्सीजन गैस जो रहती है वो निकास नली से निकलती है। ये जब इस गैस जार के संपर्क में आती है तो पानी में इस ऑक्सीजन गैस के हमको बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं या बबल्स उठते हुए दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी रासायनिक क्रिया शुरू हो गई है। और वह ऑक्सीजन गैस जल के विस्थापन द्वारा गैस जार में ऊपर एकत्रित कर ली जाती है। तो आपने देखा कि प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन का निर्माण कैसे करते हैं? तो पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन के द्वारा। अपघटन की क्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड जो रहता है वो क्रिया को तीव्रता से कराने का कार्य करता है। इसका मतलब एक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनसे ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन गैस के बाद हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है इनके ऑक्साइड। ऑक्साइड होते क्या हैं? तो आप जानते हैं कोई भी तत्व जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कोई भी एलिमेंट है जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जिन यौगिकों का निर्माण कर रहा है उसे हम कह रहे हैं ऑक्साइड। इसका मतलब ऑक्साइड के लिए सबसे पहली शर्त है कि वह हमेशा द्विअंगी होना चाहिए। द्विअंगी इसका मतलब केवल 2 तत्वों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि 3 तत्व मिल रहे हैं या कोई त्रिअंगी यौगिक है, तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ी होने पर भी हम उसको ऑक्साइड नहीं मान सकते। एग्जाम्पल के रूप में देखें, कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड।
इस कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो दो तत्व हो गए, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। दो तत्वों से मिलकर के बना, इसलिए हम इसे कहेंगे यह ऑक्साइड है। लेकिन वहीं पर यदि हम KMnO4 को लिखें, पोटेशियम परमैंगनेट, और आप कहें कि इसमें भी तो पोटेशियम और मैंगनीज से ऑक्सीजन जुड़ी है, तो यह ऑक्साइड है क्या? तो यहाँ पर ये वाली शर्त आ जाती है, त्रिअंगी यौगिकों को कभी भी ऑक्साइड नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब ऑक्साइड की परिभाषा हो गई कि कोई भी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके जिन द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करता है उन्हें कहा जाता है ऑक्साइड। या हम इस प्रकार से लिखें, तत्व तथा ऑक्सीजन की क्रिया से बने द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। क्लियर हो गया? आपको ये शब्द लगाना जरूरी है परिभाषा में, यदि द्विअंगी शब्द नहीं होगा तो ऑक्साइड की परिभाषा कंप्लीट नहीं है। ये जो ऑक्साइड रहते हैं हमने दो कैटेगरी में इसको बांटा है, एक कहलाते हैं सरल ऑक्साइड और दूसरे कहलाते हैं मिश्रित ऑक्साइड। नाम से स्पष्ट है, जब दो तत्वों के मिलने से जो ऑक्साइड बने वह कहलाएंगे सरल। लेकिन यदि दो सरल ऑक्साइडों को परस्पर मिला दिया जाए तो जिन ऑक्साइडों का निर्माण होगा वो कहलाएंगे मिश्रित ऑक्साइड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? ये कहलाएंगे सरल ऑक्साइड। लेकिन वहीं पर यदि हम बोले Fe3O4 क्या है, तो आप देखिएगा संयोजकता के नियम के आधार पर कभी भी इस यौगिक का निर्माण हो ही नहीं सकता। फिर हम इसे किसके अंतर्गत रखें? तो यह वास्तव में दो तत्वों के मिलने से यह एक ही प्रकार का ऑक्साइड नहीं है, ये दो सरल ऑक्साइड से मिलकर के बना है और वो है FeO और Fe2O3, जिसे आपने एक साथ सूत्र के रूप में Fe3O4 लिख दिया है। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो दो सरल ऑक्साइड के मिलने से बना है। इसका मतलब ये दोनों की परिभाषा क्लियर हुई। जब दो तत्व आपस में मिलकर के जिन यौगिकों का निर्माण करेंगे वो कहलाएंगे सरल ऑक्साइड। लेकिन जब दो या दो से अधिक सरल ऑक्साइड परस्पर मिलेंगे और जिन ऑक्साइडों का निर्माण करेंगे वह कहलाएगा मिश्रित ऑक्साइड। जो सरल ऑक्साइड रहते हैं उनके गुणों के आधार पर हम उन्हें 6 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला, अम्लीय ऑक्साइड। नाम से स्पष्ट हो रहा है किस प्रकार का गुण रखते होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। अब आप बाकी भी बता सकते हैं। क्षारीय ऑक्साइड। तीसरा हो जाएगा उदासीन ऑक्साइड। चौथा, उभयधर्मी ऑक्साइड। और पांचवा, बहु ऑक्साइड। इसके बाद छठवां होता है सब ऑक्साइड। इसका मतलब सरल ऑक्साइड को आप 6 प्रकारों में या 6 कैटेगरी में उसका वर्णन कर सकते हैं। अम्लीय ऑक्साइड के अंतर्गत उन यौगिकों को रखा जाता है जो जल से क्रिया करने पर अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड। ये सभी यदि इन ऑक्साइडों को हम देखें तो जल से क्रिया करके H2SO3, H2SO4, HNO3, H2CO3 प्रकार के यौगिक बना रहे हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए इन ऑक्साइडों को कहा गया अम्लीय ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये जो यौगिक रहते हैं जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल क्षारों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ऑक्साइड कहलाएगा क्षारीय ऑक्साइड।
उदासीन ऑक्साइड के अंतर्गत होते हैं H2O और CO, जो ना तो अम्लीयता का गुण दर्शा रहे हैं और ना ही क्षारीयता का गुण। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड हैं जो अम्ल के साथ मिलकर के लवण का निर्माण कर रहे हैं और क्षार के साथ भी। इसका मतलब अम्ल के साथ इनकी प्रकृति क्षारीय है और क्षार के साथ इनकी प्रकृति अम्लीय है। तो ऐसे ऑक्साइडों को कहा जाता है उभयधर्मी। बहु ऑक्साइड के अंतर्गत वे ऑक्साइड आते हैं जो सामान्य संयोजकता नियमों से, जिनकी संयोजकता का या ऑक्सीजन की संयोजकता का मान ज्यादा होता है और सब ऑक्साइडों में संयोजकता का मान कम पाया जाता है। तो इस प्रकार से सरल ऑक्साइडों को हमने इन 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। आज के टॉपिक में हमने समूह 16 के तत्वों के बारे में पढ़ा। समूह 16 को हमने ऑक्सीजन परिवार के नाम से संबोधित किया क्योंकि इस समूह का पहला तत्व ऑक्सीजन था। इन सभी तत्वों में हमने देखा कि वायतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सामान्य रूप से ये ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। इनके अपचायक, इनमें संयोजकता का मान 2 होता है। लेकिन यदि अपन ऑक्सीकरण की अवस्था की बात करें तो इन सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था का मान परिवर्तनशील है। ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यदि हम F2O देखें तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। H2O2 देखें तो उसमें ऑक्सीकरण अवस्था का मान बदल रहा है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में या इस टॉपिक में ऑक्सीकरण अवस्था इंपॉर्टेंट हो गई। ऊपर से नीचे जाने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जा रही, +4 भी, लेकिन +4 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो अक्रिय युग्म प्रभाव या अक्रियता प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखा रासायनिक गुण में इनके हाइड्राइड भी इस चैप्टर में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्राइड के सामान्य गुण पूछता है, सूत्र, नाम, उनके अपचायक प्रकृति, सहसंयोजी प्रकृति, ऊष्मीय स्थायित्व। तो इन गुणों को हमने अध्ययन किया। फिर हमने देखा कि डाइऑक्सीजन का निर्माण कैसे करते हैं और ऑक्साइड किस प्रकार से बनते हैं। ये चैप्टर वास्तव में 8 नंबर का है जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आना है और 5 नंबर का एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आना है। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए जब हम तैयार तो उसमें हम ऑक्साइड पढ़ सकते हैं क्योंकि उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। यौगिकों के हाइड्राइडों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हाइड्राइड से संबंधित क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का एक प्रश्न आता है। और ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि तत्वों के द्वारा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता दर्शाई जाती है। इस प्रकार से ये हमारे हुए समूह 16 के तत्व। अब इसमें हमको ऑक्सीजन परिवार के एक दूसरे ऑक्सीजन का ही दूसरा यौगिक पढ़ना है, ओजोन, जिसका हम अध्ययन अगले टॉपिक के अंतर्गत करेंगे।